देखो MHD 9 ये आपका पेपर कोड है, कहानी, स्वरूप और विकास। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में मेरे साथ पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर में हमने कहानी के बारे में काफी कुछ पढ़ा था, कहानी का हमने उसमें विकास पढ़ा था। और मैंने जो कल आपको वीडियो भेजी है, एक भेजा है ना, शॉर्ट्स है जो, उसमें जो है कहानी का सारा विकास दिखाया गया है कि कहानी का विकास कैसे होता है, कहानी के विकास को कितने भागों में बांटा जा सकता है और आज तक कहानी का क्या स्वरूप है। तो वो एक बार आप जरूर देख लेना, वो बेसिक है इस पेपर के लिए, क्योंकि आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो। तो फर्स्ट ईयर में कहानी के बारे में जो भी कुछ आया था वो आपको जो है पता होना चाहिए, इसलिए मैंने वो नोट्स आपको भेजे हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखें, एक ब्रीफ समरी मैं आपको पूरे सिलेबस की दे रही हूँ, क्योंकि इस पेपर के लिए बहुत ही कम क्लासेस दी गई हैं, तो इसलिए देखते हैं। स्टार्ट। कहानी के सिद्धांत और स्वरूप, इकाई 1, ये हमारा ब्लॉक नंबर 1 है, ठीक है। अब इस ब्लॉक में जो है 1 2 3 4 हमारी इकाई हैं, 4 यूनिट है हमारी। कथा और आख्यान के विभिन्न रूप, हमारी जो इकाई 1 है उसका नाम है कथा और आख्यान के विभिन्न रूप। इस इकाई में हम पढ़ेंगे कि कथा और आख्यान का क्या मतलब है, दोनों में क्या अंतर है, क्या या फिर दोनों ही सेम मीनिंग रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कहानी का अर्थ और स्वरूप, कहानी का अर्थ क्या है और उसका स्वरूप क्या है। ये मैंने जो आपको अभी जो वीडियो भेजी थी कल, और इस पे चैनल पे भी है, तो वो आप जाके उसमें अर्थ भी देख सकते हैं और स्वरूप भी देख सकते हैं, ठीक है। कुछ हम यहाँ भी कर लेंगे और कुछ आप वहां से भी अपना देख लीजिएगा। तो कहानी और अन्य गद्य विधाएं, देखो कहानी और अन्य गद्य विधाएं, गद्य विधाएं कौन सी होती हैं, जिनको पढ़ा जा सके, ठीक है। जैसे कविता जो होती है, कविता में हमें जो है राइमिंग वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, उसमें लय होनी चाहिए, ठीक है, ताल होनी चाहिए, छंद होना चाहिए। लेकिन गद्य में ये सब नहीं हो तो काम चल जाता है, वो केवल पढ़ने योग्य होना चाहिए। तो गद्य में क्या क्या आता है आपका, निबंध आता है, जीवनी आती है, निबंध हो गया, जीवनी हो गई, और अन्य जो रचनाएं हैं जैसे आपकी कहानी, नाटक, जीवनी, निबंध और अन्य जो समस्या पूर्तियां जो भारतेंदु के काल में लिखी गई, तो ये सारी जो है गद्य विधाओं में आती हैं। आज अनेक रूप, जैसे जो आर्टिकल हैं आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, ब्लॉग देखते होंगे, ब्लॉग देखते होंगे, तो ये सारे क्या है, ये गद्य के रूप हैं, ठीक है। ये क्या कहेंगे कि ये गद्य के रूप है, ठीक है। तो आपको यहाँ से अपने जो है मटेरियल है, जो कंटेंट है, उसको जरूर जोड़ना है कि जो आज रिसेंट में चल रहा है। अब जैसे गद्य विधाओं की ही हमने बात की, तो अब आज जो है रिसेंट में हम गद्य विधाओं का कौन सा रूप देखते हैं, ठीक है। तो वो जैसे अभी हमने बात की है इन पर, तो ये जो है कहानी और अन्य गद्य विधाओं में ये आ जाएगा कि कहानी के साथ साथ अन्य जो गद्य विधाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट है हिंदी कहानी का उद्भव, तो उद्भव और विकास, ऊपर ये देखिए स्वरूप, इसमें विकास नहीं है, आगे आएगा। उद्भव कहाँ से होता है, देखिए कहानी, कहानी का जो उद्भव है वो बहुत प्राचीन है। हम कहें कि कहानी का जो उद्भव माना जाता है वह बहुत ही प्राचीन या अति प्राचीन माना जाता है। कहानी को, कहानी का जो, कहानी जो वर्ड है उसको जो है एक तरह से हम जो है स्प्लिट कर सकते हैं या उसको तोड़ा जा सकता है एक अर्थ के रूप में। तो वो जो है अलग अलग विद्वानों के अलग अलग क्या कहेंगे कि मत हैं कि कहानी का जो है क्या एटमोलॉजिकल कहते हैं ना, शाब्दिक अर्थ, कि कहानी का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको देना चाहूंगी, कह नानी, कह नानी क्या बन गया हमारा, कहानी, ठीक है, कह नानी। तो कहानी को हम अति प्राचीन विधा के रूप में देखते हैं। तो नानी, तो जो सामाजिक जो संबंध होते हैं उनमें जो नानी का जो संबंध होता है वह बहुत ही जो है क्लोज माना जाता है, आत्मीय माना जाता है। जब बच्चे छुट्टियों में अपने नाना के घर जाते हैं तो वो अक्सर जो है, आज भी हम ये देखते हैं कि वो अपनी नानी से क्या कहते हैं कि नानी नानी कहानी सुनाओ। तो वो कहानी का जो अति प्राचीन रूप है
वो इस शब्द के साथ जोड़ा है। तो आप लिखेंगे कि कहानी का जो उद्भव है वो अति प्राचीन है। अति प्राचीन होते हुए कहानी को जो है, कहानी के शाब्दिक अर्थ को प्राचीनता के कारण ही कह नानी शब्द से जोड़ा गया है कि बच्चे जो है अपनी नानी से कहानी सुनने की डिमांड करते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने शब्दों में लिख देंगे कि कहानी का उद्भव कैसे होता है। ये मैंने छोटा सा इंट्रो बताया है कि उद्भव का। बाकी जो मैंने आपको ये जो चैनल पे जो अभी नोट्स है कि उद्भव कैसे होता है उसके जो है 3 भागों में हम उसके विकास को फिर बांट सकते हैं कि कैसे कैसे उसका विकास होता है, तो वो आप वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी आपका इस यूनिट में भी है, नेक्स्ट जो ब्लॉक आएंगे उनमें भी आपका विकास आपको दिखाई देगा। तो ये क्या है, ये आपका खंड 1 था। खंड 1 में ये 1 2 3 4 है। ठीक है, तो आज हम जो है ब्लॉक 1 के बारे में ही बात करेंगे। अभी इसमें और दिया है क्या, देखिए ये और भी दिए हैं। कहानी में जो है ब्लॉक 1 हमारा हो गया है, मैंने अभी आपको समझा दिया है। अब हम ब्लॉक 2 की बात करें, कहानी के सिद्धांत और स्वरूप 2। कहानी में वस्तु और शिल्प। देखिए कहानी जो होती है, कहानी कोई भी कहानी होती है, कहानी कोई भी बनती है। ठीक है, कहानी में क्या कहें कि एक राजा था, उसके जो है 7 रानियां थी, उसके जो है 7 पुत्र थे। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। हम अगर हमारी नानी कहानी सुना रही है या आप किसी को कहानी सुना रहे हैं तो एक जिज्ञासा का भाव रहता है कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ कहानी में, फिर क्या हुआ। तो कहानी का नाम ही है एक तरह से कौतूहल पूर्ण होना, जिज्ञासा होना। ठीक है, उसमें घटनाएं ऐसी होती हैं, उसमें ऐसी सामग्री होती है कि हमें जिज्ञासा पैदा होती है कि हम जाने कि आगे क्या हुआ। तो एक कहें कि उसमें रोचकता का भाव होता है। तो यहाँ पर फिर आते हैं हम अपने टॉपिक पर, वस्तु और शिल्प। कहानी में वस्तु, वस्तु का मतलब है यहाँ पे कथा वस्तु। ठीक है, देखिए कहानी में कथा तो होती है, अब कथा वस्तु, मैंने वस्तु में कथा जोड़ दिया है। कथा वस्तु का अर्थ है, देखिए वैसे अगर वस्तु का मीनिंग देखें हम तो क्या होता है कि कोई भी आइटम या कोई भी जो है वस्तु या कोई भी सामग्री। तो यहाँ पर कथा की जो सामग्री है वो क्या है, यानी कथा में किन विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक है, एक राजा था, उसका नाम था चंद्रगुप्त। उसका जो क्या कहें कि मंत्री था वो था चाणक्य। ठीक है, चाणक्य जो है राजनीति में जो है वो काफी चतुर थे। तो ये हमारी क्या कहानी है, ऐतिहासिक। इतिहास हो गया ना ये, ऐतिहासिक क्या हो गई हमारी ये ऐतिहासिक कहानी। तो यहाँ पर कथा वस्तु क्या हो गई कि क्या कहेंगे कि इस कहानी की जो कथा वस्तु है वह ऐतिहासिक है। ठीक है, अब हम ये कहें कि एक बच्चा था छोटा सा, ठीक है, वो खाना नहीं खाता था। अब ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट बता रही हूँ बेटा। उसकी मम्मी उसे जब भी खाना खिलाती थी तो जो सेल फोन है, ठीक है, वो साथ में रखती थी और उसको जो है उस पर क्या लगा देती थी, वो राइमिंग लगा देती थी या कार्टून लगा देती थी। या हम चलो सेल फोन की बात ना करें, हम टीवी की बात करते हैं, टेलीविजन की बात करते हैं कि टेलीविजन देखते देखते एक बच्चा जो है उसकी मम्मी उसको खाना खिलाती थी, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो ये कोई भी कहानी आप अपने तरफ से बना सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर आपको समझाने का जो उद्देश्य है वो है कथा वस्तु की कथा वस्तु क्या होती है। तो कथा वस्तु के आधार पर ही कहानियों को डिवाइड भी किया गया है। मैंने आपको जो ये जो शॉर्ट्स है जो मैंने कल शेयर किया था, जो चैनल पे भी उपलब्ध है, आप इसमें जाके देखिए कि समय समय पर जो कथा वस्तु के आधार पर जो कहानियां आई उनको जो है उसी आधार पर उनको नाम दे दिया गया है। जैसे ऐतिहासिक कहानी आती हैं, पौराणिक कहानी आती हैं, ठीक है, सामाजिक कहानी आती हैं समाज पर आधारित। फिर कहानी का जो विकास होता है वो मनोवैज्ञानिक कहानी आती हैं जिसमें मानव मन की जो गांठें हैं या मानव मन में क्या क्या चलता रहता है उसका वर्णन है। ठीक है, तो आगे जो है क्या कहेंगे कि मनोविश्लेषणात्मक कहानी आती है कि मन का जो अंदर मन के भावनाएं हैं
उनका विश्लेषण करना। ठीक है, तो ये जो है ये सारी क्या है, किससे जोड़ सकते हैं आप, कथा वस्तु से। ओके, कथा वस्तु क्लियर हो गया? बोलो पूजा, मोनिका, क्लियर है? ये मैं आपको एक ब्रीफ समरी पूरे सिलेबस की दे रही हूँ। इसके बाद आप इसको अपने स्टडी लर्निंग मटेरियल को पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं भी पढ़ोगे बेटा तो ये मेरी गारंटी है कि आपको पेपर में ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं क्या लिखूं। ठीक है, नेक्स्ट इज द कहानी में वस्तु और शिल्प। वस्तु हमने क्लियर कर लिया है अभी, और अब हम क्लियर करेंगे शिल्प, कि शिल्प क्या होता है। शिल्प, देखिए शिल्प कोई भी वर्ड है ना, ये मत सोचो कि हम पढ़ रहे हैं। आप अपने व्यवहारिक जीवन में आओ, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आओ और उसमें देखो कि इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, आप भी अपने घर में जो है वो लेके आए होंगे, माता की मूर्ति लेके आए होंगे, है ना? तो क्या है वो, किसने बनाई? शिल्पकार ने। वेरी गुड पूजा, शिल्पकार ने बनाई। बिल्कुल सिंपल सी बात है, शिल्पकार ने बनाई। तो शिल्पकार करता क्या है, क्या होता है शिल्पकार के पास, क्या होता है, मिट्टी होती है, ठीक है, रंग होते हैं, ठीक है, और क्या होता है, उसके पास कल्पना शक्ति होती है, ठीक है, उसके पास क्या कहें कि हम आइडियाज होते हैं कि मुझे कैसी वो बनानी है, ठीक है, और उसके पास क्या सबसे कहें कि उसके पास एक मतलब मिट्टी को बांधने का, उस मिट्टी को मूर्ति रूप देने का हुनर होता है, ठीक है, टैलेंट होता है कहीं तो, ठीक है, जैसे किसी में स्टोरी लिखने का टैलेंट होता है, किसी में मूर्ति बनाने का टैलेंट होता है, किसी में बहुत अच्छा खाना बनाने का टैलेंट होता है, ठीक है, किसी में झूठ बोलने का भी टैलेंट होता है। ओके, तो ये जो है हम समाज में अलग अलग लोगों को अलग अलग गुणों के साथ देखते हैं। तो शिल्पकार में जो हुनर होता है वो जो है मूर्ति गढ़ने का होता है। आजकल तो जो कहें कि हम रिसेंट में क्या है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो प्रत्येक जो छोटे से छोटा जो काम था, ठीक है, उसको भी एक जो है क्या कहेंगे कि इंडस्ट्री का रूप दे दिया गया है। जैसे हम मूर्ति पूजा को ही बोलें, पहले अगर हम बोले कि जब जो है इतना लार्ज स्केल पे जो है मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी तो लोग जो है घर में ही एक औरतें जो है घर में ही एक माता की मूर्ति बना लेते थे। आपने अभी भी देखा होगा होली पर जो है वो छोटे छोटे क्या बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो वो रात को जो है होलिका दहन पे वो डाले जाते हैं, वो बनाती हैं औरतें। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है शिल्प, हम समझ रहे थे शिल्प, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम पढ़ेंगे कि कहानी के अर्थ में शिल्प का क्या मतलब है, कहानी और शिल्प का क्या मतलब है। ये तो हमने पढ़ा प्रैक्टिकल लाइफ में। अब देखो कहानी में शिल्प क्या होता है। अब क्योंकि जिस तरह से मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, उसका एक एक अंग बनाता है, आज की डेट में तो आप देखिएगा अपने सेल फोन में खोल के कि जो मूर्तियां आ रही हैं वो अपने न्यू कॉन्सेप्ट में आ रही हैं। जैसे हम नया कॉन्सेप्ट हम क्या देखते हैं, देखो शिल्प का नया कॉन्सेप्ट हम क्या देखते हैं, आप बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं, कपड़ों के या मॉल में जाते हैं, तो वहां पर डमीज होती हैं, डमीज होती है ना, तो वो डमी जो है कोई हंसती हुई होती है, कोई जो है मतलब जो मन का भाव होता है वो जो है जोशीला होता है, और जो है मूवमेंट वाला भी आजकल तो दिखाने लगे हैं कि हाथ ऊपर है या जो है चल रहा है स्पोर्ट्स पर्सन। तो ये क्या देखते हैं, ये सारे शिल्प के ही रूप में बेटे हम। अब देखो कहानी में आते हैं हम, कहानी में शिल्प का क्या अर्थ है। जिस तरह से ऐसे चेंज हुआ ये शिल्प के उसमें व्यवहारिक जीवन में, इसी तरह से कहानी के शिल्प में भी जो है विकास के साथ साथ चेंज होता गया है। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि कहानी में शिल्प क्या है। अब कहानी में मैंने बताया कि जो है घटना होती है, ठीक है, कथा होती है, उस कथा को कैसे बुनना है। जैसे कोई कहानी पढ़े आप, तो कोई कोई कहानी इतनी रोचक होती है कि आप उसको छोड़ नहीं पाते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं मैं इसको पूरा पढ़ के ही और जो है तब जो है मैं इसको बुक को खत्म करूंगी। या कोई, अब अगर हम न्यू कॉन्सेप्ट में देखें कि कोई कोई फिल्म या कोई कोई धारावाहिक
ऐसा हो जाता है कि उसको हम देख के ही जो है टीवी बंद करते हैं अपना। तो ये शिल्प का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो क्या होता है, घटना होती है और देखो सबसे पहले तो कथा होती है और कथा के अंदर ही घटनाएं होती हैं और पात्र होते हैं। ठीक है, करेक्टर होते हैं। और क्या होता है, पात्रों के बीच में क्या चलता है, बताओ पूजा मोनिका। पात्र संवाद चलता है, गुड। देखो हमारी सारी विशेषताएं आ जाएंगी बेटा कहानी की, कथा वस्तु की। संवाद चलता है। ठीक है, तो ये जो कुछ चीजें हैं ये कैसी बनाई गई हैं, जैसे शिल्प। अब शिल्प में हम संवाद कैसे हैं, दो लोगों के बीच में कहानी में संवाद हो रहा है, तो संवाद कैसे हैं, कैसी भाषा का प्रयोग किया है, कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो शब्द योजना हो जाएगा हमारा, शिल्प में भाषा हो जाएगी। ठीक है, क्या जो है वो अलंकारों का या मतलब की भाषा को बोलते समय सीधी सादी भाषा का प्रयोग किया गया है या टेढ़ी मेढ़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, ये आप बताओगे। तो हमारा जो काव्य शास्त्र में हमने पढ़ा था, क्या था वो, था ना वो टेढ़ी मेढ़ी रूप से अपनी बात कहना, कौन सा सिद्धांत था बताओ, वक्रोक्ति सिद्धांत, यस। तो वो सारी चीजें इसमें ही है बच्चे। आप अपने जितने भी सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, या आपकी जो पुरानी नॉलेज है चाहे स्कूल की हो कॉलेज की हो, उन सब का प्रयोग उनको देखो आप कैसे कर सकते हो। वक्रोक्ति सिद्धांत में हमने क्या पढ़ा था कि टेढ़ी मेढ़ी रूप से अपनी बात कहना, तो शिल्प में भी वही आ जाएगा। क्या जो संवाद है, क्या जो अपनी बात कही गई है पात्र ने, वो टेढ़े मेढ़े रूप से कही गई है, क्या संवाद जो है पात्रानुकूल है। देखिए कीवर्ड्स आ दे रही हूं मैं बेटा बीच बीच में। पात्रानुकूल यानी पात्र के अनुकूल। पात्र जो है इलिटरेट है, अनपढ़ है। ठीक है, तो उसके मुंह से आप कैसी भाषा बुलवाओगे, कैसा संवाद उसके मुंह से बुलवाओगे। ठीक है, एक पढ़ा लिखा जो है क्या कहेंगे कि व्याख्याता है या टीचर है, तो उसके मुंह से आपको कैसी बात बुलवानी है। ठीक है, जो है नानी है, पढ़ी लिखी है या कैसी है, हाईटेक है, तो कैसी संवाद होना चाहिए। और संवाद में ही शब्द योजना आ जाएगी, हमारे अलंकार आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी जो है शिल्प में आ जाएगा। तो शिल्प में लिख लोगे शिल्प, क्योंकि इनसे ही कहानी बनती है। जिस तरह से मूर्ति जो है, मूर्ति बनाने में रंगों का यूज होता है, कल्पना शक्ति का यूज होता है, और जो है एक एक जो है अंग को जो है मतलब मूर्ति के अंग को बनाया जाता है, उसी तरह से कहानी में भी, कहानी में भी जो है संवाद होता है। कथा वस्तु तो होती ही है, संवाद होता है, शब्द योजना होती है, वाक्य गठन होता है। कैसे हैं वाक्य गठन, अगर बहुत लंबे लंबे वाक्य हैं और शब्द जो है दुरूह हैं, तत्सम के शब्द हैं, या संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जो समझ ना आए, तो कहानी में रोचकता नहीं रहेगी। कुछ कहानी में जो रोचकता है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, वाक्य गठन भी अगर बड़ा है, बड़े बड़े वाक्य हैं, तो भी रोचकता खत्म होने का डर रहता है। अगर छोटे छोटे वाक्य हैं, दैनिक जीवन से शब्दों को उठाया गया है, जैसे प्रेमचंद की कहानियों में, तो रोचकता बढ़ जाती है। ओके, क्लियर है। ओके बेटा, मेरे ख्याल से ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारा ना सारा सिलेबस होता चल रहा है आगे। बाकी हम करेंगे, क्लास लेंगे इसकी भी। आओ बेटा, 5-6 बच्चे तो आओ। और जो है असल में क्या है कि कुछ फेस्टिवल भी चल रहे हैं, तो शायद इसलिए भी नहीं आ रहे बच्चे। नेक्स्ट है कहानी, कहाँ थे हम, ये रहा। कहानी की भाषिक संरचना, ये मैंने बता दिया है अभी आपको। ठीक है, भाषा के संबंध में कहानी का वर्गीकरण, औचित्य और सीमाएं। देखिए वर्गीकरण, वर्गीकरण मैंने आपको बताया अभी, ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। औचित्य क्या है, इस वर्गीकरण का क्या औचित्य है और उसकी क्या क्या सीमाएं हैं। औचित्य मतलब हमने काव्य शास्त्र में पढ़ा था, औचित्य सिद्धांत भी था एक, कि कितना औचित्य का मतलब है कितना उचित, उचित है। ठीक है, कहानियों का जो ये वर्गीकरण किया गया है, क्या ये उचित है। यस, बिल्कुल उचित है। मान लो कोई सामाजिक कहानी है, समाज पर आधारित है, ठीक है, तो ये जो वर्गीकरण है वो उचित है और उसकी कुछ सीमाएं भी हैं।
तो ये इस यूनिट में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कहानी की आलोचना की परंपरा। देखिए, कहानी जो स्टार्टिंग में जब हम देखते हैं कि भारतेंदु युग से जो है गद्य का प्रारंभ होता है और कहानी का जो रूप है वो हमारे सामने मतलब लिखित रूप में एक विधा के रूप में हमारे सामने आती है भारतेंदु युग में। मैंने बोला विधा के रूप में, वैसे अगर कहानी को देखें तो अति प्राचीन विधा है, ठीक है, अति प्राचीन ये विधा है। और अगर हम कहें कि लिखित रूप में एज ए विधा जो है वो भारतेंदु युग में स्टार्ट होता है, धीरे धीरे जो है आधुनिक युग तक जो है कहानी का पूरा विकास हो चुका था। और इस विकास को भी जो है 3 भागों में बांटा है, जो मैंने आपको नोट्स उपलब्ध कराए हैं उसमें देख लेना, ठीक है। तो विकास को भी कई भागों में बांटा है। तो धीरे धीरे फिर क्या होता है कि कहानी की आलोचना यानी कि उसको क्रिटिसाइज करना, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन स्टार्ट हो जाता है। देखिए, कोई भी विषय वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उसका जब क्रिटिसाइज करना जब उसको प्रारंभ हो जाता है ना, आलोचना जब उसकी स्टार्ट हो जाती है, तो इट मीन्स उसका जो विकास है वो निरंतर होता रहता है, ठीक है। जैसे मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखी गई, ठीक है। अब मनोवैज्ञानिक कहानियों में जो मन की जो गांठें थी, वो मन की जो परतें थी वो खोल के रख दी गई, तो उनमें कहीं कहीं अश्लीलता आ गई है, ठीक है। अब जैसे हम कहें कि पहले जो हिंदी सिनेमा था वो कैसा था और आज कैसा है, ठीक है। आज जो है हम कहें कि कोई भी जो फिल्म है हम अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो यही चीजें है, ये क्रिटिसाइज है। और जो है इसी तरह से हम कहें कि कहानी में भी निरंतर बदलाव आता रहता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए समय समय पर कहानियों के माध्यम से जिनमें आलोचनात्मक जिनका मूल्यांकन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं विश्व साहित्य में कहानी। देखिए, यू आर द स्टूडेंट ऑफ एमए, पीजी लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के बच्चे हो आप। तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे ये होप की जाती है बच्चे से, ये एक्सपेक्ट की जाती है कि केवल जो है भारतीय कॉन्सेप्ट में ही वो अपने जो है क्या कहेंगे कि अपने जो सोच है उस तक सीमित ना रखे, केवल भारतीय तक या अपने देश तक ही केवल अपनी सोच को सीमित ना रखे, उसको एक्सप्लोर करे। और आज तो अगर हम ये कहें कि ग्लोबलाइजेशन का युग है, तो हमें जरूरी हो जाता है ऐसे समय में कि हम अपनी भारतीय कहानी के साथ साथ अन्य देशों की कहानियों को भी पढ़ें, समझें और वहां से देखें कि हमारी कहानी में उनकी कहानी में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इन दोनों को क्रिटिसाइज या कंपैरिजन इनका किस तरह से किया जा सकता है और आलोचना कैसे की जा सकती है, ठीक है। उनके दोष और गुण क्या क्या है, तो ये जो है एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी जिसको बोलेंगे कि तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है। तो तुलनात्मक अध्ययन जो है के लिए ये यूनिट आपकी दी हुई है। और इसमें जो है देखिए यूरोप की कहानी, अमेरिका की कहानी, इनके बारे में बताया जाएगा। एशिया की कहानी, हमारा जो भारत है वो एशिया में ही आता है। और भी जो देश हैं जैसे चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अन्य देश हैं जो एशिया जो महाद्वीप है उसमें काफी देश आते हैं। तो एशिया की कहानी यहाँ पर दी हुई है। लेटिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों में कहानी, तो ये बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ के कि वहां पर क्या क्या विशेषताएं थी, ठीक है। तो इस यूनिट को हम जरूर डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट है भारतीय साहित्य में कहानी। देखिए, ये मैंने आपको सारा दे रखा है बेटा, जो मैंने अभी आपको जो लिंक भेजा है ना, जो वीडियो भेजी है और जो चैनल पे भी उपलब्ध है, उसमें ये सारा है। भारत में कथा कहानी, नव जागरण काल में कहानी, भारतेंदु काल में दे रखा है कि कहानी का विकास कैसे हुआ, कैसी कैसी कहानी आई। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन जो छायावाद आता है, उसमें जो है कहानी छायावाद है, प्रगतिवाद है, उसमें जो है कहानी का क्या स्वरूप था, ये दे रखा है मैंने। स्वतंत्रता के बाद भारतीय कहानी का विकास, ये भी दे रखा है कि नए नए रूप जो है सामने आए, उनमें से एक मनोवैज्ञानिक मुख्य रूप से था, जिसमें अज्ञे जी ने बहुत सारी कहानियां, उपन्यास आदि लिखे हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो सारी यूनिट है ये मैं नहीं कराऊंगी,
ये जो है ब्लॉक 4 का मैंने आपको जो फर्स्ट ईयर में नोट्स दिए थे और जो चैनल पर भी हैं वहां जाके देखो, ये सारा उससे क्लियर क्या बेटा रिटर्न मटेरियल है बिल्कुल आपका, ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं हिंदी साहित्य में कहानी। देखिए हिंदी साहित्य में कहानी, अब हिंदी साहित्य में जब कहानी की बात आती है तो कहीं ना कहीं उसका विकास का हमें सबसे पहले दिखाना चाहिए कि हिंदी साहित्य में विकास कैसे हुआ कहानी का। तो ये विकास मैंने उस नोट्स में ही दे रखा है कि प्रेमचंद पूर्व और प्रेमचंद कालीन हिंदी कहानी। ठीक है, प्रेमचंदोत्तर ये कहानी का जो विकास है उसी के डिवीजन है। कहें कि कहानी के विकास की यात्रा बताइए तो आप क्या लिखोगे? कहानी के विकास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रेमचंद को ही क्यों आधार बनाया गया? क्योंकि प्रेमचंद को कथा सम्राट बोला गया है। इनकी जो विशेषताएं हैं, इन्होंने दैनिक जीवन से जो है अपनी कथा वस्तु को उठाया है। अपना जो शिल्प है वो जो शिल्प ऐसा रखा है कि बिल्कुल सरल भाषा है, सरल शब्द हैं, वाक्य योजना कठिन नहीं है, सरल है, छोटे छोटे वाक्य हैं। एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसको आराम से समझ सकता है। अगर उसको किसी को सुनाया जाए तो वो उसमें रोचकता आ जाती है। तो आप जो है इसीलिए प्रेमचंद को आधार मानकर कहानी के विकास को बांटा गया है। और जो प्रेमचंद को आधार कर बांटा गया तो प्रेमचंद पूर्व हो गया, यानी प्रेमचंद से पहले, प्रेमचंद के समय में और प्रेमचंद के बाद कहानी का क्या स्वरूप या क्या विकास हुआ। उसके बाद प्रेमचंदोत्तर यानी प्रेमचंद के उपरांत नई कहानी की विधा आती है, सातोत्री कहानी आती है। सातोत्री, बेटा अपना माइक ऑफ करो बच्चे, किसका माइक ऑन है? सातोत्री देखिए बेटा साठोत्री शब्द को समझो। साठोत्री शब्द को समझो। यहाँ पर 60 जमा उत्तर मतलब बाद में, ठीक है। 60 के बाद यानी 1960 के आसपास और 1960 के उपरांत जो कहानियां लिखी गई उनको साठोत्री कहानी बोला गया है। क्लियर है पूजा? यस। और बच्चे, मेरे को नाम याद नहीं है। पूजा जो है रेगुलर रहती है ना, तो इसलिए पूजा निकलता है। क्या था? सब बच्चों को क्लियर है ना? आगे चलें। समकालीन हिंदी कहानी। समकालीन मतलब जो आज का समय है, समकालीन। कंटम्परेरी इंग्लिश में देखते हो ना, कंटम्परेरी इंडिया, कंटम्पोरेरी इंडिया पढ़ते हो, यानी समकालीन भारत, समकालीन विश्व। तो समकालीन हिंदी कहानी यानी आज की कहानी कैसी देखते हो आप, कैसे कैसा रूप देखते हो। अब अगर हम आप देखो कहानी के बारे में कुछ भी लिख रहे हैं ना, तो आपको जो है फोकस करना है केवल 2 चीजों पर। कहानी के बारे में देखो, इस पेपर का मेन जो आपको 2 की पॉइंट दूं मैं इस पेपर से रिलेटेड, तो आपकी जो है कथा वस्तु और आपका शिल्प। ठीक है, ये हैं। अब कथा वस्तु जो है, कथा वस्तु में क्या क्या है, तो इसको जो है कथा योजना भी बोलते हैं कि कथा वस्तु में क्या क्या आएगा। ठीक है। अब जो है कहानी के तत्व जिनको बोला जाता है, इनको मैं कथा वस्तु की जगह अगर हम कहें कि कहानी के तत्व, इसको समराइज और थोड़ा सा समराइज करती हूं मैं। कहानी के तत्व क्या होते हैं? कंपोनेंट। तत्व को क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। अक्सर ऐसा होता है, हम जो है रटते आ रहे होते हैं। हमारी जो रटंत एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, या जो हमारा जो आदत है, वो छूटती नहीं है। तत्व का मतलब क्या होता है? देखिए, तत्व, मैं जिस पेन को चला रही हूँ, ठीक है, वो किस किस से बना है, तो वो उसके तत्व हो गए। जैसे इसमें क्या है? रंग लाल जो है, लाल स्याही है मेरे पास इस पेन में,
और जो है इसका ब्लैक कलर है, और इसका जो है वो इसमें इसका एक ढक्कन है, और इसमें अंदर एक रिफिल है, और जो है प्लास्टिक है, इसमें प्लास्टिक के अंदर रिफिल भरा है। ठीक है, प्लास्टिक का पेन है, कुछ मेटल के भी पेन होते हैं, तो एक मेटल हो गया। ठीक है, अब मेरे पास जो पेन है वो एक डिजिटल पेन है, तभी तो मैं यहाँ लिख पा रही हूँ। ठीक है, तो ये जितने भी चीजें हो गई, ये हो गए तत्व, यानी इन सब से मिलके जो चीज बनी है, जिनसे मिलके वो बना है, वो तत्व कहे जाएंगे। ठीक है, समझ गए? जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो तत्व हमारे पास क्या क्या होते हैं? नमक होता है, तेल होता है, हल्दी होती है, तो वो सारे क्या है? कंपोनेंट। क्या है वो? तत्व। समझ गए? तत्व पहले पता था, तत्व बोलते किसको है? ठीक है, तो तत्व कहानी के तत्व, हाँ मैं आपको समराइज कर रही थी ये, कहानी के तत्व। तो देखिए, कहानी के जो है तत्व होते हैं, नंबर 1 होता है कथा वस्तु। ये आप डिटेल में देख लेना बेटा, ये मैंने जो नोट्स भेज रखे हैं या जो इस पे लिंक है उस पे देख लेना चैनल पे। कथा वस्तु हो गया, पात्र हो गया, पात्र और चरित्र चित्रण। आपका जो है वातावरण हो गया, मान लो ऐतिहासिक कहानी है। ठीक है, अब ऐतिहासिक कहानी लिख रहे हैं, और या आप पढ़ रहे हो और आप देख रहे हो चंद्रगुप्त गुप्त के समय की कहानी है, और चंद्रगुप्त के हाथ में एंड्रॉयड फोन है, तो आपको क्या लगेगा? क्या बेवकूफ बना रहे हैं, यही सोचोगे ना? तो ये जो वातावरण है, वातावरण का अर्थ ये है कि उसी के अनुसार होना चाहिए जिससे उठाई गई है, जहां से कहानी उठाई गई है। ठीक है, संवाद योजना हो गया हमारा। संवाद योजना कैसी है? एंड लास्ट इज आपका भाषा। ठीक है, फिर भाषा में आपका डिवीजन हो जाएगा, जैसे मैंने बता दिया था, शब्द, वाक्य, अगर जो है अलंकार वगैरह है तो वो भी डाल दोगे, और जो है और सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, भाषा में आप लिख सकते हो ये सारी। तो ये कहानी के तत्व हो गए हैं, तो ये आपको पेपर में क्या डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हो कि यथार्थ की अभिव्यक्ति है कहानी में, बिल्कुल डाल सकते हो। ठीक है, तो समकालीन हिंदी कहानी में जैसे समकालीन हिंदी कहानी का बोले हम, है ना, तो समकालीन हिंदी कहानी में तो यथार्थ की ही अभिव्यक्ति है ना, रियलिटी है, चाहे अंत जो है बैड ही क्यों ना हो। ये जिस आप हिंदी सिनेमा को ले लो, हिंदी सिनेमा में जो पिक्चर है वही कहानी का वो है, क्योंकि जो कहानियां बनाई जाती हैं सिनेमा में हम देखते हैं, वो भी तो जीवन का ही पार्ट होती है ना। ठीक है, कहानियों के आधार पर ही कुछ फिल्में भी बनाई जाती हैं। ठीक है, तो समकालीनता यानी रियलिटी, यथार्थ जो है आज की कहानियों में हमें देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट ये खंड 5, ये मैंने आपको जो है एक ब्रीफ समरी दे दी है बेटा। ठीक है, आई थिंक आगे आगे यूनिट है नहीं ना? नहीं है, ये एक ब्रीफ समरी है आपके पेपर MSD 5 की, MA सेकेंड ईयर फ्रॉम इग्नो। ठीक है, तो ये आपकी ब्रीफ समरी हो गई है।